Hello everyone. In our previous lecture, we have studied about the Kirchhoff's equations and all the short terms of the thermochemistry chapter. So, this lecture 3, we will be studying about the Hess law, bond energies, and their applications. So, first of all, I would like to explain what is Hess law. So, it states that His law of constant heat summation. This states that the amount of heat evolved or absorbed in a process, including a chemical change, is the same whether the process takes place in one or several steps. इट मीन्स अगर मान लीजिए एक रिएक्शन ए से बी को जाता है, अगर वो एक स्टेप में जाता है या सेवरल स्टेप में जाता है, सपोज ए से बी जाने में हमारा जो हीट चेंज हुआ वो हमारा क्यू है, ओके। और वही प्रोसेस ए से बी जो है वो 3-4 स्टेप में जाता है। सपोज ए से पहले क्या हुआ, देखो आप इधर ए टू सी गया, फिर सी टू डी गया एंड देन फाइनली डी टू बी। तो पहले वाले ए टू सी जाने में हीट इवॉल्व क्या है, हमारा हीट चेंज जो है वो Q1 है, सी टू डी में Q2 है, डी टू बी में Q3 है। तो देन द हेस लॉ स्टेट्स दैट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q। मतलब ए से बी में जाने में जो हमारा हीट एक्सचेंज हो रहा है, दिस विल बी इक्वल टू दी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब अब तीनों स्टेप जो इन्वॉल्व हो रहा है उसको हीट एक्सचेंज का जो होगा टोटल सम इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग टू द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। तो कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ की इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ मेनी रिएक्शंस, ओके। सपोज यहाँ पर देखो आप C प्लस हाफ O2 टू गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ये दिस इज द वेरी डेंजरस गैस, वी ऑल नो दैट। So delta H it cannot be calculated. So delta H cannot be calculated experimentally. So we use this Hess law to calculate the heat change in the formation of CO. Okay, so Hess law states that heat evolved in the combustion of 1 mole of carbon is same as इतना, ये हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में भी देखा था। तो C प्लस O2 जो होगा हमारा क्या होगा, डेल्टा H कितना इन्वॉल्व हो रहा है, -393.5। और इन द टू स्टेप्स C प्लस हाफ O2 CO दे रहा है, X मान लीजिए आपका है, एंड देन CO, दिस CO अगेन रिएक्ट्स विथ हाफ O2 टू गिव CO2, Y किलो दे रहा है, ठीक है। तो हमारा हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मच, x plus y, this the same reaction is going in two steps and here it is going in a single step. So this single step reaction is will equal to the x plus y. तो इस तरीके से हमारा x plus y इक्वल टू 393 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू हमें पता है, CO प्लस हाफ O2 जो फाइनल होता है वो हम इसका निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं CO2 जब फॉर्मेशन होता है। तो दिस CO2 का जो बर्निंग है CO2, दिस वन C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, दिस माइनस दिस अगर कर देते हैं तो इसकी x की वैल्यू निकल जाएगी। दिस मीन्स कि जो डेल्टा H ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस हेस लॉ डिटर्मिनेशन, ओके। दूसरा है कि अगर आपका इंथैल्पीज ऑफ स्लो रिएक्शंस, अगर बहुत स्लो रिएक्शन है कोई, तो उसके इंथैल्पीज हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। सो इट इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट। सो हेस लॉ यूज करके हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक जो सल्फर कन्वर्ट होता है, तो उस केस में जो एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो काफ़ी सल्फर मोनोक्लो नहीं निकाल सकते। जो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक हम लोग नहीं निकाल सकते। बट यूजिंग द हेस लॉ, सपोज यहाँ रोम्बिक सल्फर को कंबस्टन करते हैं तो SO2 फॉर्मेशन होता है, दिस इज द एनर्जी चेंज। एंड मोनोक्लिनिक से O2 को कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज द एनर्जी चेंज, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा कि हमारा रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक सल्फर निकल जाएगा एंड द हीट चेंज विल बी दिस माइनस दिस। तो हमारा हो जाएगा -2.5 किलो जूल एनर्जी। मतलब मोनोक्लिनिक से रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी आपका एक्सचेंज हो रहा है, दैट इतना एनर्जी निकल रहा है। और वाइस वर्सा, रोम्बिक से मोनोक्लिनिक करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा।
ठीक है, तो ये दूसरा आपका एप्लीकेशन हो गया हेस लॉ का। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सपोज हियर एक्सप्लेनिंग दी, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बेंजीन रिंग बनता है। ओके, तो बेंजीन रिंग जो बनता है उसका हम लोग हेस लॉ का एप्लीकेशन यूज करके और उसका निकाल सकते हैं। ओके, the enthalpy of formation of compound can be calculated by the application of Hess law when it is not possible to determine this experimentally। अगर experimentally हम लोग determine नहीं कर सकते हैं तो उसको Hess law का use करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो thermochemical equation for our known values are, ये बेंजीन का है, हमारा combustion energy है। ओके, ये कार्बन का है and this is for the hydrogen। तीनों का हमारे पास combustion energy है thermochemical equation से, इससे हमें पता है। and now equation 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 6। इक्वेशन 2 को इसको इंटू 6 किया हमने, क्योंकि हमें बेंजीन बनाने के लिए क्या चाहिए, C6H6 है ना, तो कार्बन 6 चाहिए और हाइड्रोजन 6 चाहिए। तो इस वाले में 6 से इंटू कर देंगे और इसमें 3 से इंटू करके और दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो क्या हो गया 6C प्लस 6O2, दिस वी विल बी गेटिंग पहले वाले 2 के लिए, और ये 3 से निकलेगा हमारा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एडिंग 4 एंड 5 दोनों को ऐड करिए एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, इस वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा। पहले हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे ठीक से। C6 चाहिए प्लस 3H2 चाहिए एंड टू गिव C6H6। So by this way the enthalpy of formation of benzene can be calculated and it found to be plus 49 किलोजूल। ओके, तो इस तरीके से हेस लॉ के ये सारे एप्लीकेशंस भी हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, bond energy for any particular type of bond in a compound is defined as the average amount of energy, mind it here, average amount of energy required to dissociate or break one mole of bond of that type present in the compound। ठीक है, तो bond energy is also called the enthalpy of formation of the bond। तो किसी भी bond के formation या डिसोसिएट होने के लिए जो हमें एनर्जी देनी या लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। ओके, इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आइसोमेरिक कंपाउंड्स के जो होते हैं वो सेम वैल्यू होते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन। जो H2 है हमारा डिसोसिएट करके 2H निकलता है, तो दिस इज द बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। This is the bond of formation of, this is the energy required for the formation of O2। This is for the N2। This is for the C। कार्बन गैसेस से सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट, मतलब गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए इतना एनर्जी हमें चाहिए। सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड इन मीथेन। अगर हमें मीथेन का CH बॉन्ड की एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो क्या करना है हमें, enthalpy of formation, this can be calculated from the enthalpy of combustion of methane to इतना हमें मीथेन का कंबस्टन करते हैं तो हमें इतनी एनर्जी निकलती है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नोन टू अस। ओके, तो C प्लस 2H2 टू गिव CH4, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। कैसे बनता है, हमारा कार्बन और H2 मिलकर के मीथेन बनाता है। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, multiplying equation 1 here, see here equation 1, this one, multiplying equation 1 by 2 we get 2H2 हमें मिल जाएगा, तो इसका एनर्जी जो है वो उसका जस्ट डबल हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ओके, एडिंग 4 and 5, एडिंग 4 and 6 and subtracting from 5 we get, तो हमें C plus 4H to give CH4। क्या हमें चाहिए, कार्बन गैसेस स्टेट में चाहिए और हाइड्रोजन भी गैसेस स्टेट में, और 4 मोल चाहिए, 4 इसके नंबर चाहिए। तो दिस इज द हीट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ द CH4। दिस इज द CH बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो ये 4 कार्बन के लिए हमारे CH है ना, कार्बन में क्या है, जो CH4 का फॉर्मेशन CH लाइक दैट इज, तो ये टोटल हमारा 4 के लिए है। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, C और H, एक H का क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, टोटल बॉन्ड एनर्जी जो एनर्जी है यहाँ पर डेल्टा H दैट इज डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो एक CH की एनर्जी निकल जाएगी, पर मोल ऑफ CH का हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, उसी तरीके से हम लोग इथेन का भी उसमें इस वाले इक्वेशन इससे यूज करके, इन सारे डिटेल्स को यूज करके हम लोग इथेन का भी निकाल सकते हैं। ओके,
तो नाउ these are the data given for the HH की bond जो formation है वो कितनी है, CCl की, these are the data you can go through all this. And now we are moving to the application of bond energy. क्या applications है इसके? तो पहला तो है determination of enthalpy of reaction. किसी भी reaction की enthalpy हम लोग बहुत easily bond energy से निकाल सकते हैं. The bond energy can be used to determine the enthalpies of a reaction. So these are the some of the examples I have shown. And another example is determination of enthalpy of formation of compound. दूसरा क्या है? Enthalpy of formation of compounds का भी हम लोग निकाल सकते हैं. This is another example with the formation of acetone. तो आप इन सारे चीज़ों को इसमें क्या है, जितने बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. ये सारे ऊपर के डेटा से लेंगे, कितने CH बॉन्ड है, कितने C डबल बॉन्ड O है, CH3 कितने हैं, तो सारे को एड एंड सब्ट्रैक्ट करके, जैसे 3HH है और हाफ H2 है, यहाँ पर 3HH है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे तो बस निकल आएगा हमारा एनर्जी. ठीक है. तीसरा क्या है? रेजोनेंस एनर्जी. डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी भी हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन से बॉन्ड एनर्जी से निकाल सकते हैं. This is a good agreement between the enthalpy of formation as calculated from bond energies and those determined experimentally. If, however, a compound exhibits resonance, तो it is considered different between the two values. दोनों में क्या होता है कि अलग अलग आता है, बट हम लोग रेजोनेंस एनर्जी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू निकाल सकते हैं. Assuming the benzene ring consists of 3 single and 3 double bonds. ठीक है. तो द कैलकुलेटेड डिसोसिएशन एनर्जी कम्स आउट टू बी दिस मच किलो जूल. तो डेल्टा एच डी जो हमारे क्या हो जाएगा 3 डेल्टा एच सी सी कार्बन बॉन्ड हो गया, एंड देन ये आपका सी डबल बॉन्ड सी हो गया, 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है और प्लस 6 CH है. ठीक है. तो टोटल एनर्जी हमने निकाला तो दिस इतना आया हमारा. ठीक है. और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हमारी कितनी है, दिस मच है. तो इन दोनों का डिफरेंस जो निकाल देंगे हमारा, तो दैट विल बी coming around 151 kilojoule, and this is the resonance energy for the benzene. Okay, so up to this one, thermochemistry in part 1 is up to this one only, Tesla and bond energies only, and the rest we all have gone in our previous lectures. So in case any confusion in any of the lectures 1, 2 or 3, you may contact, and I will be there to help you at any time. Okay, so bye, take care, thank you.